नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीएमजे एकेडमी में। मैं ब्रिजमोहन आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मध्यकालीन भारत के इतिहास के वीडियो सीरीज के पिछले वीडियो में हमने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की थट्टा नामक स्थान पर मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। साथियों, आज के इस वीडियो में हम फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। फिरोज शाह तुगलक, इसने 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक शासन किया। 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। 1351 में पहले उसका राज्याभिषेक ठट्टा में हुआ और फिर दोबारा उसका राज्याभिषेक 1351 में ही दिल्ली में हुआ। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक को ही अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया था। फिरोज शाह तुगलक ने पूर्णतः इस्लामिक विचारधारा पर राज्य की स्थापना की। इसने उलेमा वर्ग, जो कि धार्मिक गुरु होते थे, उनके अनुरूप शासन स्थापित किया। फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं को जिम्मी कहा और ब्राह्मणों पर जाजिया कर लगाया। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। जाजिया कर एक तरह का धार्मिक कर था, जो कि गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक के शासन के पहले तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त थे, परंतु फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जाजिया कर लगाया। फिरोज शाह तुगलक को उसके निर्माण एवं लोक कल्याण कार्य के लिए सल्तनत काल का कल्याणकारी शासक या फिर सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। जैसे बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए उसने एक रोजगार दफ्तर खोला, जिसमें प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के अनुसार ही उसे कार्य दिया गया। इसने भू राजस्व की दर, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बढ़ा दिया था, उसे फिर से घटाकर 1/5 हिस्सा तक कर दिया। फिरोज शाह तुगलक के कृषि एवं राजस्व सुधारों के फलस्वरूप उसकी प्रजा काफी समृद्ध हो गई। ऐसा कहा जाता है कि उसके शासनकाल के 40 वर्षों में किसी ने भी अकाल और भूखमरी नहीं देखी। उसके शासनकाल में आवश्यक सामग्री बहुत ही सस्ती हो गई थी। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुतुब मीनार की चौथी मंजिल को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया, जिससे कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिल हो गए। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, जिसका नाम एक सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगर की स्थापना की, जिसमें से हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद इत्यादि प्रमुख हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई संसाधनों को भी सुदृढ़ किया। इसने 5 बड़े बड़े नहरों का निर्माण करवाया, साथ ही सैकड़ों छोटे छोटे नहर, तालाब तथा कुएं खुदवाए। सिंचाई संसाधनों को सुदृढ़ करने के लिए इसने जो नहरों का निर्माण करवाया, उसके रख रखाव के लिए इसने एक कर हक ए शर्व की शुरुआत की। यह कर उपज का 1/10 हिस्सा था। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में दासों की संख्या सर्वाधिक थी। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उन दासों की देखभाल के लिए इसने एक पृथक विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की। इसके पास लगभग 1,80,000 दास दासियां थीं। इसने प्रजा की आर्थिक सहायता के लिए दीवान ए खैरात नामक विभाग का गठन किया था। फिरोज शाह तुगलक सूफी संतों, गरीब मुसलमानों, अनाथ तथा विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और साथ ही निर्धन मुस्लिम लड़कियों के विवाह की व्यवस्था भी करता था। इसके लिए उसने दीवान खैरात नामक विभाग का गठन किया था। इसके साथ ही इसने मुफ्त चिकित्सा सुविधा के लिए दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की, जिसमें कुशल हकीम रहते थे। दारुल सफ़ा में सभी प्रजा के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा थी। फिरोज शाह तुगलक ने राज्य की आय में वृद्धि के लिए कई नई नीतियां बनाई। उसने लगभग 1200 नए बगीचे लगवाए, जिसमें नए नए फलों
के पेड़ लगवाए तथा उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनुसंधान भी करवाया। इन फलों के बगीचों से फिरोज शाह तुगलक को 1,80,000 टंका का प्रतिवर्ष अतिरिक्त आय प्राप्त हुआ। फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की भी स्थापना करवाई, जिसमें अनेक ग्रंथों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया। फिरोज शाह तुगलक 24 प्रकार के करों को समाप्त करके सिर्फ 4 कर लगाया। पहला था खम्स, जो कि युद्ध में जीता हुआ धन को कहा जाता था। दूसरा था खराज, जो कि कृषि की उपज पर लगाया जाता था 1/3 से 1/5 हिस्सा तक। तीसरा था जाजिया कर, जो कि गैर मुस्लिमों से धार्मिक कर लिया जाता था। और चौथा था जकात कर, जो कि मुस्लिमों से लिया जाता था उसके आय का 2.5%। इसके अलावा जो कृषि करते थे और नहरों से सिंचाई का लाभ उठाते थे, उन्हें हक ए सर्व नामक सिंचाई कर भी दिया जाता था, जो कि उपज का 1/10 था। फिरोज शाह तुगलक ने खलीफा को खुश करने के लिए सिक्कों पर उनका नाम अंकित करवाया। साथ ही कई मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिद बनवाया और मंदिरों के निर्माण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जनता की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य किए, परंतु हिंदुओं के प्रति इसने भी कठोर नीति अपनाई। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपारा से दिल्ली लाया गया। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जिसका नाम फुतुहात ए फिरोज शाही है। फिरोज शाह तुगलक अपने सल्तनत के क्षेत्र विस्तार के लिए कुछ खास प्रयास नहीं किया। जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का वर्णन किया है। फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा गया है। उसने आर्थिक सुधारों से राज्य की स्थिति मजबूत की तथा कल्याणकारी कार्यों से सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा बढ़ाई। इतिहासकार एल्फिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों में तुगलक शाह द्वितीय, फिर मोहम्मद शाह तुगलक और फिर नसीरुद्दीन महमूद तुगलक गद्दी पर बैठा। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक 1394 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक शासन किया। फिरोज शाह तुगलक के बाद सत्ता काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान मुस्लिमों का विश्वास प्राप्त किया, परंतु सल्तनत की नींव कमज़ोर कर दी। फिरोज शाह तुगलक ने ऐसी प्रथाओं को फिर से प्रारंभ कर दिया जिससे सल्तनत की नींव कमज़ोर हो गई। फिरोज शाह तुगलक द्वारा शुरू की गई जागीर प्रथा, भ्रष्ट सरकारी तंत्र तथा वंशानुगत पदों की घोषणा और दास प्रथा का प्रारंभ सल्तनत की नींव को कमज़ोर कर दिया। फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी दुर्बल एवं विलासी थे। वे शासन चलाने में अयोग्य साबित हुए, जिससे अमीरों को षड्यंत्र रचने का मौका मिला। परिणाम स्वरूप सल्तनत की शक्ति कमज़ोर हो गई। केंद्रीय शक्ति में अभाव के कारण मंगोलों को भारत पर आक्रमण करने का अवसर मिला। फलस्वरूप 1398 ईस्वी में मंगोल शासक तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया और काफ़ी धन लूटकर अपना जीता हुआ क्षेत्र अपने सेनापति खिज़र खां को सौंपकर चला गया। इस आक्रमण के बाद शासन व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई और नसीरुद्दीन महमूद तुगलक सिर्फ नाम मात्र का शासक रहा। तैमूर के सेनापति खिज़र खां ने पुनः 1414 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और तुगलक वंश को समाप्त कर सैयद वंश की स्थापना की। साथियों, अगले वीडियो में हम सैयद वंश से जुड़े सभी प्रमुख तथ्यों को देखेंगे। साथियों, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दें और साथ ही अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले भाग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।